Audio Jungle. ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकार ने बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। 2025 तक तेल कंपनियों को 20% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का दिया निर्देश। पीएम मोदी ने पुणे में 3 स्थानों पर E100 वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और बायोगैस कार्यक्रम से जुड़े किसानों से किया संवाद। कहा, स्वच्छ ऊर्जा अभियान से कृषि क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ने का किया फैसला। नए आईटी कानूनों को मानने को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर को दिया नोटिस। कहा, कानून नहीं मानने पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत ट्विटर को मिली छूट हो जाएगी खत्म। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने टीकाकरण को लेकर पंजाब सरकार पर लगाए आरोप। कहा, राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को बेची है टीके की खुराक। लाभार्थियों को एक डोज के लिए चुकाने पड़ रहे हैं 1590 रुपए। साथ ही विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है गुमराह। कहा, मौजूदा वर्ष में पंजाब में गेहूं की खरीद ने लक्ष्य के पार। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 58 दिनों में सबसे कम दैनिक नए मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 1,20,529 नए मामले। कई राज्यों में सोमवार से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। राजधानी दिल्ली में 50% क्षमता के साथ दौड़ेगी मेट्रो। और इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार। महाराष्ट्र में भी 5 चरणों में होगी अनलॉक की प्रक्रिया। तमिलनाडु के कई जिलों में पाबंदियों से लोगों को राहत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और 2020-25 के लिए भारत में इथेनॉल मिश्रण की कार्य योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने जैविक खेती करने वाले किसानों से बातचीत भी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। अब इथेनॉल
21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पीएम ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा की हमारी क्षमता में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा की क्षमता को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। पीएम ने कहा कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। भारत ने यही रास्ता चुना है। आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है। पीएम ने बताया कि आज देश के रेलवे नेटवर्क के एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। आज देश के रेलवे नेटवर्क से एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है। देश के एयरपोर्ट्स को भी तेजी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। पीएम ने जलवायु और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों के संगठित होने पर जोर देते हुए कहा कि देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मनुष्य का प्रकृति से अटूट संबंध है। प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। मोदी सरकार ने इस दिशा में अनेकों प्रयासों से समाज में जागृति लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग बनकर अपना योगदान दें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में पौधारोपण करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।
केंद्र सरकार के फिल्म डिवीजन ने इस बार पर्यावरण दिवस के मौके पर आज से 2 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव की शुरुआत की। फिल्म महोत्सव को ओएसिस ऑफ होप नाम दिया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी फिल्मों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें द जंगल मैन लोया, नेचुरल वे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मराडा थिमक्का के जीवन पर बनी फिल्म प्रकृति के मध्य पले बच्चे की कहानी माई सन और प्लास्टिक के गंभीर परिणामों को दिखाती फिल्म प्लास्टिक दिखाई जाएगी। इन फिल्मों की स्ट्रीमिंग फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर हो रही है। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा क्वेस्ट 2021 प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का समापन हो गया। गंगा क्वेस्ट 3.0 22 मार्च 2021 से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ऑनलाइन क्विज कंपटीशन गंगा क्वेस्ट की शुरुआत की थी। मकसद था गंगा की अविरलता और निर्मलता के महाअभियान से युवाओं को जोड़ना, उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रखा गया था। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक फाइनल लाइव राउंड खेला गया, जिसमें देश भर के चुने हुए 216 बच्चों ने फाइनल राउंड खेला। 3000 लोगों ने झारखंड से भाग लिया था। इस बार 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, 1 लाख फ्रॉम झारखंड और इस तरह से ओडिशा। So we tried to reach out to very small and interior places. That has been our aim. और इस बार I am so happy to tell you कि इसमें हमें बहुत सफलता मिली। 8 मई को प्रतियोगिता समाप्त होनी थी, लेकिन लोगों की रुचि को देखते हुए इसे 22 मई तक बढ़ा दिया गया। 30 मई तक 11 लाख प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले चुके थे। 10 जून को गंगा दशहरा के दिन विजेताओं के नाम घोषित होंगे। इसमें कई आकर्षक इनाम और प्रोत्साहन प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। पिछली बार तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। गंगा क्वेस्ट को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी 1 में कक्षा 8वीं या उससे निम्न, श्रेणी 2 में कक्षा 9वीं और 10वीं, श्रेणी 3 में कक्षा 11वीं और 12वीं, श्रेणी 4 में वयस्क और वरिष्ठ नागरिक इसमें हिस्सा ले सकते थे। हमें 113 देशों से इसमें रजिस्ट्रेशन या लोग ने पार्टिसिपेट किया है और कम से कम देश भर के 50,000 स्कूलों ने इसमें बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें प्रतिभाग किया है। चाहे वो बच्चे हों, उनके प्रिंसिपल्स हों, उनके अपने माता पिता हों, सब ने मिलकर इस प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छे तरह से भाग लिया है। Ganga Quest is a competitive knowledge building platform as well as an awareness initiative by the government of India to make us aware about river Ganga. गंगा क्विस्ट, इसमें मैंने भाग लेके मैंने अनेक जानकारी प्राप्त की, जैसे कि हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, व अलग अलग राज्यों में उसे किस नाम से जाना जाता है। गंगा क्वेस्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी। अपार सफलता मिलने के बाद इसे अब 2023 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को एक और नोटिस भेजा है। नोटिस में ट्विटर द्वारा आईटी नियमों को फॉलो नहीं करने पर सरकार ने नाराजगी जताई है। नोटिस में सरकार ने ट्विटर से नए आईटी नियमों को लेकर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा कि नियमों का तुरंत पालन नहीं करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उपलब्ध डेटा से छूट वापस ले ली जाएगी और अन्य दंड कानूनों के अनुसार कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता हरदीप पुरी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए कि राज्य में चल रहे टीकाकरण को लेकर काफी अव्यवस्था है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि राज्य की कांग्रेस सरकार उपलब्ध टीकों को निजी अस्पतालों को बेच रही है और लाभार्थियों को एक खुराक के बदले 1500 से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ रही है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको
जो कल आंकड़े आए थे 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1560 रुपए पे। 2 अस्पताल हैं वहां पे, मैक्स और फोर्टिस मोहाली में, जिन्होंने टीका 3000 और 3200 रुपए का बेचा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मौजूदा खरीदी सत्र में पंजाब में गेहूं की खरीदी सबसे ज्यादा की गई है और तय लक्ष्य के आंकड़ों को भी ये पार कर चुकी है। 132.27 मेट्रिक टन जो 32% बनता है पंजाब में प्रोक्योरमेंट हुई है। 76,000 करोड़ में से पंजाब में जो 32% है 26,103.89 करोड़ हमारे किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। यह हुआ व्हीट प्रोक्योरमेंट में। यही मैं आंकड़े दे सकता हूं आपको राइस प्रोक्योरमेंट में। भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारे किसान रुइन हो जाएंगे। भैया वहां तो एमएसपी के तहत इनको ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई है। पिछले साल के जो प्रोक्योरमेंट थी उससे ज्यादा हुई है, और मैं बताऊं जो इस साल का टारगेट है उससे भी ज्यादा हुई है। और पैसा जो है पंजाब में 26,000 करोड़ हमारे किसान भाइयों के खाते में डायरेक्टली गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज होने पर 7 जून से पाबंदियों में और छूट दी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियायतों की घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार से बाजार, मॉल को ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ शुरू की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 14 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 27 जिलों में जारी लॉकडाउन में कुछ गतिविधियों में छूट दी गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 22,651 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक राज्य में कुल पॉजिटिव मामले 21,95,000 से अधिक हैं, जबकि अब तक 26,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,97,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.38% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 15,55,248 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,380 लोगों की मौत हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 20,84,421 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 36,11,74,142 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वाराणसी रेलवे ने पौधारोपण किया, जहां एक तरफ औषधीय पौधों को लगाए गए तो वहीं दूसरी तरफ जल बचाने के लिए एक प्लांट की शुरुआत भी की गई। पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी के मंडुआडी कोचिंग प्लांट में पैसेंजर कोच की धुलाई का मंडल में ये पहला और पूरे भारत में अपने तरह का तीसरा प्लांट है। इससे कोचों की धुलाई में बहुत सुविधा होगी और पानी की बचत भी होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मीमांसा अग्रवाल की खास स्टोरी, जिन्होंने गुजरात के अमरेली जिले के वाडिया में बंजर पड़ी जमीन को मरुद्यान में बदल दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत के बल पर रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है। ऐसा ही देखने को मिला अमरेली जिले में, जहां तालुका कानूनी सेवा समिति की अध्यक्ष के तौर पर तैनात मीमांसा अग्रवाल ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर बेकार और बंजर पड़ी जमीन को मरुद्यान में तब्दील कर दिया। दरअसल वाडिया में जिस जगह अदालत परिसर का निर्माण किया गया, वो जगह वाडिया गांव से काफी दूर थी और वहां हरियाली नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, जिसे देखकर मीमांसा अग्रवाल ने कुछ करने की सोची और इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों और अदालती कर्मचारियों की मदद से युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ
और महज 2 साल में ये बंजर जमीन मरुद्यान में तब्दील हो गई। बंजर ज़मीन थी, तो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए आसपास के डैमों की जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको हमने यहाँ लगाया पहले। और जितनी भी कोर्ट कंपाउंड में जहाँ जहाँ बंजर ज़मीन थी उन सबको हमने पहले समतल बनाया। फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमरेली की मदद से इस पूरे कंपाउंड की फेंसिंग करी, जिससे कि हम पौधे लगाएं तो उस पर जानवरों का अटैक ना हो और वो हमारे पौधे नष्ट नहीं हो जाए। उसके बाद में जब हमारी ज़मीन और हमारी फेंसिंग तैयार हो गई, तब हम लोगों ने बारिश से पहले उसमें खड्डे खोदना शुरू किया और आसपास से गौशाला से कलेक्ट किया हुआ पूरा खाद हमने इसमें डाला इन खड्डों में। और उसके बाद हम अलग अलग जगह से, जहाँ छोटी नर्सरी, बड़ी नर्सरी, आसपास की जितनी भी नर्सरी थी, हम खुद जाकर छुट्टियों में, और हमारे परिवार ने, मेरा स्टाफ, मेरा कोर्ट का स्टाफ, हम सब ने मिलकर वो पौधे इकट्ठे किए और हमने यहाँ पे करीबन 2500 से 3000 पौधे उस वक्त प्लांट किए। ज़मीन का वाटर लेवल बहुत नीचे था, तो ये सोचा कि जो इस पूरे कोर्ट कंपाउंड में कोई ऐसी ज़मीन जो सबसे बड़ी हो, उसमें एक छोटा सा 4 फुट का गड्ढा, थोड़ा सा लंबा, एक नहर जैसी बनाई, जिससे कि जब बरसात का पानी उसमें आए और वो 10-15 बार भर जाए नहर, तो आसपास की पूरी भूमि का वाटर लेवल ऊपर आ जाए। मेन सहयोग रहा इसमें काले पाइप का, जो ड्रिप वाला पाइप है, उससे इन पेड़ों को थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहा। मगर यहाँ सौराष्ट्र में हवाएं बहुत तेज हैं, तो इसलिए पेड़ों को बार बार बांधना बहुत मुश्किल काम था। उसके लिए कम से कम 20 किलो तो रस्सी इसको बांधते बांधते लग गई और 2000 डंडे तो टूट चुके हैं। एक एक पेड़ को 6-6 दफे बांधा है, मगर अब ये पेड़ इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये ताऊते के सामने भी मुकाबला कर सके। मीमांसा अग्रवाल की कड़ी मेहनत और लगन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प और लगन की बदौलत सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी प्रेरणादायी कहानी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Audio Jungle.